लाइट, लाइट के दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, सोलर रेडिएशन ना, सोलर रेडिएशन पर बात करेंगे। देखिए ये पढ़ना था ना, इससे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन हो चुका है लाइट का। हमने आपसे कहा कि सोलर रेडिएशन से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन सभी की सभी पृथ्वी पर नहीं आती हैं। बहुत सारे रेडिएशन क्या होते हैं, आउटर स्पेस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग फॉर्म में, यहां तक नहीं पहुंचते हैं वो, है ना। तो जो रेडिएशन हमारे तक पृथ्वी पर आती है, ध्यान से समझना, हमने कहा कि बहुत सारे रेडिएशन वहां से रेडिएट तो हो रहे हैं, लेकिन सभी पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है कि जो रेडिएशन आ रहे हैं, और मान लो कि यहाँ पर कोई अर्थ सरफेस है, तो यदि आपसे ये कहा जाए कि आपको इन रेडिएशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या करेंगे। बहुत कॉमन सेंस है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सैटेलाइट लगा सकते हैं, एक यहाँ पर हम ऑब्जर्वर लगा लें, एक टेलीस्कोप लगा लें। क्या लगा लें, टेलीस्कोप। इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है। ध्यान से समझिएगा, जो रेडिएशन यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंच रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। ऐसे नो भाई, ऐसे समझो आप, यदि कोई व्यक्ति इस कमरे में इधर से एंटर करे और इधर से निकल के बाहर चला जाए, तो इस कमरे में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको दिखाई तो दे रहा है ना। इन द सेम मैनर, यदि सन से चल करके रेडिएशन अर्थ सरफेस तक आ रही हैं, तो जो यहाँ बीच में आउटर स्पेस में हो रहा है उनके बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। लेकिन हमने कहा कि बहुत सारी रेडिएशन यहाँ आउटर स्पेस में कन्वर्ट हो जाती हैं दूसरे रेडिएशंस में। इनको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पर स्पेस में ही क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो यहाँ तक पहुंची नहीं रही है वो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगी। इसका मतलब है कि कुछ एक टेलीस्कोप हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं स्पेस के अंदर, जिनको हम नाम देंगे स्पेस टेलीस्कोप। बात मेरी समझ में आ रही है, स्पेस टेलीस्कोप। तो आपके एग्जाम में तो सवाल यही पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ कि स्पेस टेलीस्कोप कौन कौन सा है। तो स्पेस टेलीस्कोप पर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनेगा आपका जेम्स वेब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जेम्स वेब क्या है, राइट। जेम्स वेब क्या है बताओ, स्पेस टेलीस्कोप है। इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था हबल को। हबल जो है वो एडविन हबल के नाम पर स्पेस टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया था। तो हबल वाज अर्लियर स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब इज रनिंग स्पेस टेलीस्कोप। इसी प्रकार से एक स्पेस टेलीस्कोप हुआ करता था केपलर। ठीक है जी। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, समझना है कि सोलर रेडिएशन पूरी तरह से पृथ्वी पर सारे के सारे नहीं आते हैं। बहुत सारी खतरनाक किरणें हैं जो डायरेक्टली आएंगी तो बहुत बड़ा लॉस करेंगे। बहुत सारी खतरनाक किरणें हैं जो यदि डायरेक्टली यहाँ तक आएंगी तो वो क्या करेंगे, बहुत लॉस करेंगे। तो नेचर उनको यहाँ तक नहीं भेजती है। लेकिन जो रेडिएशन पृथ्वी पर आती है उससे पृथ्वी की सरफेस पर लगे हुए टेलीस्कोप से हम पता कर सकते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है, और जो यहीं पर कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम स्पेस टेलीस्कोप से पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो सूरज से चल करके किरणें निकलती हैं और पृथ्वी तक आती हैं उनका अलग अलग नाम है, इवन जो रुक जाती हैं उनका भी अलग नाम है। तो कौन कौन सा रेडिएशन निकल करके आता है, मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। जो आउटर स्पेस में रेडिएशन निकलता है सबसे पहले उसको हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेज। क्या नाम देते हैं भाई, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज का मतलब, जो कॉस्मिक टर्म है, इस कॉस्मिक टर्म का मतलब होता है स्पेस। कॉस्मॉस का मतलब क्या होता है, स्पेस, रशियन लैंग्वेज है। बातें समझ में आ रही हैं। तो कॉस्मिक किरणें वो किरणें हैं जो आउटर स्पेस में है। इसके बाद गामा किरणें आती हैं, गामा रेज। गामा रेज के बाद बीटा रेज आती हैं, बीटा रेज। बीटा रेज के बाद अल्फा रेज आती हैं, अल्फा किरणें होती हैं। अल्फा किरणों के बाद हमने कहा कि यूवी रेज आती हैं। यूवी रेज का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। यूवी रेज के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश होता है। विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश से आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा यहाँ पर इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड का मतलब औरक्त किरणें होता है। इसके बाद माइक्रोवेव्स होती हैं, सूक्ष्म तरंगें, और इसके बाद रेडियो वेव होती हैं, रेडियो तरंगें। ये वो जनरल ऑर्डर है जिसे हम जनरल स्पेक्ट्रम ऑफ सन कहते हैं। जनरल स्पेक्ट्रम ऑफ सन हम इसे कहते हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं भाई, कॉस्मिक रेज से, गामा रेज से, बीटा रेज से, अल्फा, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। आपको इसी भाषा में याद रखना है। आई मीन टू से कि इसी ऑर्डर में आपको इसे याद रखना है। यदि ऑर्डर इधर उधर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि हमने इसको इन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखा है। बात को समझना, दिस इज कॉल्ड जनरल स्पेक्ट्रम ऑप्शन। You will have to keep in your mind one thing, as well as we move from left to right in the given spectrum, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे दिए गए स्पेक्ट्रम में, मैंने आपसे कहा कि लैम्डा इंक्रीजेज। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। व्हाट इज द लैम्डा? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? इनवर्स रिलेशन। So if lambda is increases, then what about frequency? Frequency decreases. Frequency decreases. Lambda increases and frequency decreases, right? And according to Max Planck, energy is directly proportional to frequency. यदि frequency decrease कर रही है तो energy पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Energy also decreases. Energy also decreases ना? तो energy also decreases। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यदि आपके पास चार ऑप्शन हो, ऐसा क्यों हम कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था, इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बताया था ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज इट मींस एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज। तो यदि पूरे पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में बात करूं और पूछूं कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी, किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी बताओ? वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज? तो इतना टाइम क्यों लगा? क्या सोच रहे थे भाई? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, हमने कहा कि वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो लास्ट में कौन लिखा है? रेडियो। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो की। और यहीं पर पूछा जाए कि दिए गए स्पेक्ट्रम में मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो आंसर क्या करेंगे? रेडियो की। दैट इज द रीजन कि जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन हम करते हैं, चाहे मोबाइल टू मोबाइल, क्या बच्चा? मिनिमम क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? किसकी होगी? लिखा है किसकी होगी बताइए? रेडियो वेव की। क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और सबसे लास्ट में कौन है? रेडियो। तो सबसे कम किसकी होगी? रेडियो की होगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? बताइए। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? रेडियो का। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमारे मोबाइल टावर से ट्रांसमिट हो रही है और हमारे तक पहुंच रही है। जो कान में लगा करके आप बात कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन जो भी आप देख रहे हैं, चाहे डिफेंस के अंदर, फोर्स के अंदर, वाकी टाकी पर जो आप बात कर रहे हैं, सब किस पर काम कर रहा है? सब रेडियो कम्युनिकेशन पर काम कर रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखिए, पहले तो आपको ये सब नोट करना है। नोट करिए, सारा नोट करिए। तो ये समझ में आया कि सोलर रेडिएशन निकलेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे इस पर बनेगा। मान लीजिए हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है क्या? मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया जा रहा है यूवी रेज, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है रेडियो वेव, तीसरा मान लो आपको दिया जा रहा है लेट से माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, और फिर कह रहे हैं IR, इंफ्रारेड। आंसर क्या होगा बताइए? बहुत कॉमन सेंस है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका यूवी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन नोट करते रहिए, फिर बात करते हैं। हमने आपसे कहा कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे दिए गए स्पेक्ट्रम में, लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन स्पेक्ट्रम, लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन स्पेक्ट्रम, क्या होगा भाई? एनर्जी कम होने लगेगी और वेवलेंथ बढ़ने लगेगा। तो सबसे अधिक जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? यूवी रेज की। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, अब आइए मुद्दे पर बात करते हैं। जितने भी ये रेडिएशन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर,
इन सब रेडिएशन में जो सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस के अंदर फिजिक्स वाले सेक्शन से पूछा जाता है वो यूवी रेज से पूछना शुरू करते हैं, यूवी रेज से, है ना। तो यूवी रेज पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग यूवी रेज। यूवी रेज को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। अब ये किरणें देखिए, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा इनके बारे में, वो क्वेश्चन ये बनेगा इनका यूजेज क्या क्या है। तो पहला पॉइंट आप यूज में देखेंगे, समझेंगे कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो अभी तक आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है। आपकी बॉडी पर जब सूर्य का प्रकाश स्ट्राइक करता है तो वहां पर आपको विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। ये बात समझ में आ रही है? कैसे होता है समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ यूवी। जो यूवी है वो बेसिकली 3 टाइप की हैं। पहला हमने कहा कि यूवी ए है, अल्ट्रावायलेट ए टाइप रेडिएशन है। दूसरा अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन है, और तीसरा अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन है। तो ये भैया जो अल्ट्रावायलेट बी टाइप ऑफ रेडिएशन है, दिस रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। याद रखना कैसे। हमने कहा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल समझते होंगे, 7DHC, जिसे आप 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, जब इसको सनलाइट मिल रहा है, एच न्यू यदि लिखूं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एच न्यू, व्हाट इज द एच न्यू? स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, एच न्यू मींस सोलर एनर्जी, सनलाइट है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू क्या है? सोलर एनर्जी है, सोलर लाइट है। तो जब सोलर रेडिएशन आपको मिलेगा, सोलर लाइट आपकी बॉडी पर स्ट्राइक करेगी, तो अब ये जो 7DHC था, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था, यही कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीकैल्सीफेरॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलीकैल्सीफेरॉल में। और आप हमें बताइए कि विटामिन डी जो होता है वो क्या है? विटामिन डी क्या है? विटामिन डी पॉलीकैल्सीफेरॉल है। विटामिन D3 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? विटामिन D3। विटामिन D3 कहते हैं इसको, पॉलीकैल्सीफेरॉल को। याद रखिएगा, 7DHC एच न्यू लेकर के कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को पॉलीकैल्सीफेरॉल में। अब सवाल एक उठता है कि क्या जिन लोगों का स्किन कलर डार्क है, थोड़ा सांवला रंग है, और जिन लोगों का कलर थोड़ा फेयर है, थोड़ा गोरा रंग है, उनमें से किसको ज्यादा समय तक सनलाइट के सामने रहना पड़ेगा जिससे कि विटामिन डी आसानी से सिंथेसाइज हो? तो आंसर को 15 से 20 मिनट का टाइम जनरली माना जाता है कि 15 to 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर इज सफिशिएंट टू सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी। नहीं, जो काला है, काला मतलब जो सांवला है। Why are you looking to मिस्टर संत कुमार? क्या हो गया भाई? सुनो मेरी बात को। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसका स्किन कलर डार्क है उसके स्किन में मेलानिन का अमाउंट ज्यादा है, तो सनलाइट होगी जो त्वचा के ऊपरी सतह पर ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, अंदर आसानी से नहीं पहुंचेगी, तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं होगा कैल्सीफेरॉल में, इसलिए उसको ज्यादा समय तक क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू अदर पर्सन। बातें समझ में आ रही है? याद रखिएगा इसको। इसीलिए देखो हाउ साइंस इज रिलेटेड टू रिलीजन, हाउ साइंस इज क्लोजली रिलेटेड टू रिलीजन। आपको पता होना चाहिए कि कहा जाता है आपसे कि आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप सुबह सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। क्या इसका विज्ञान से कोई संबंध है? आंसर है यस। और जल ऐसे नहीं देना है कि गए तो तुरंत उठाया, एक लोटा जल ऐसे पलट दिया, नहीं। आप 10-15 मिनट 20 मिनट वहां पर ओम ग्रेडे सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करिए और उसके बाद वो जल अर्पित करिए। तो इसमें 10-15 मिनट का टाइम लगेगा और उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया काम आप करेंगे। तो साइंस को हमने किससे जोड़ दिया? रिलीजन से। फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग, किसी ने नहीं कहा होगा कि दोपहर के 2 बजे आपको सूर्य भगवान को जल देना है। समझ रहे ना मेरी बात को? क्योंकि ये रेडिएशन फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग में ही मिलता है हमको। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, याद रखना है।
दूसरा जो यूजेज है अल्ट्रावायलेट रेज का, वो आपको पता होगा कि दिस लाइट रेज यूज्ड इन फोटोथेरेपी, यूज्ड इन फोटोथेरेपी। आप मेरी बात को समझने के प्रयास करेगा। दुनिया भर के तमाम अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को, छोटे बच्चों को एक शीशे के कंटेनर में रख के ऊपर से उनके लाइट ऐसे पास कराई जाती है आंखों पर पट्टी लगा करके, है ना, तो उनकी बॉडी में बहुत सारा इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। ये फोटोथेरेपी मतलब मेडिकल साइंस के अंदर यूज होता है। तो फोटोथेरेपी में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके घरों में कई बार आपने देखा होगा, आपके घरों में लगा होता है आरओ प्लस यूवी। क्या लगा होता है, आरओ प्लस यूवी। आपके घरों में आरओ लगा हो, आरओ का फुल फॉर्म, जो पानी प्यूरिफाई करता है उसका फुल फॉर्म। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए आपके घरों में एक डिवाइस, मशीन लगी होगी जिसको आप कहते हैं आरओ। उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो ठीक है, लेकिन उस पर आरओ प्लस यूवी क्यों लिखा है? यूवी का क्या रोल है? यूवी रेज है। तो यूवी रेज का काम क्या है? यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। क्या कर रहा है? वाटर प्यूरिफिकेशन। किस टाइप का प्यूरिफिकेशन कर रहा है? देखिए, वाटर में बेसिकली कंटामिनेशन कितने टाइप का है? वाटर में एक तो फिजिकल कंटामिनेशन है, जैसे मान लो सैंड है, मिट्टी है, ये सब है, तो उसमें लगे हुए चारकोल के कंटेनर से उसको फिल्टर कर देंगे, डीकलराइज कर देंगे। पानी के अंदर हो सकता है केमिकल इंप्योरिटी हो, और पानी के अंदर हो सकता है बायोलॉजिकल इंप्योरिटी हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल इंप्योरिटी? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है ना। तो यदि मान लो कोई बैक्टीरिया हार्मफुल है और पानी आप पी लिए, तो आपकी बॉडी में जाकर के क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई कर लेगा अपने आप को। वाटर बॉर्न डिजीज होती है कि नहीं? कोई ऐसी डिजीज का नाम मुझे बताइए जो पानी पीने वाले पानी से जन्म लेता हो, बैक्टीरिया उसमें। हाँ, टाइफाइड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, टाइफाइड। एंड व्हाट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज? अगेन दैट इज बैक्टीरियल, है ना। तो मान लीजिए अब हमने जब यूवी लगा दिया है, तो ये बायोलॉजिकल इंप्योरिटी को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, यानी कि बायोलॉजिकली हमारे वाटर को प्योर कर देगा। कौन? यूवी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपका मेथड होगा। अच्छा, ये 3 तो कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि यूवी रेज का एक अगला काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इट प्रोटेक्ट अस। देखिए, इट नहीं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कौन सा? वो ओजोन ट्रोपोस्फेरिक नहीं, स्ट्रेटोस्फेरिक। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, बताइए, फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। कैसे करते हैं जरा वो समझिएगा, इस पर भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। पहले तो आप ये समझेंगे कि व्हाट इज द ओजोन लेयर। तो मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है जी, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो जब अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, तो जो हमारी पहली लेयर होती है, पहली लेयर, बिल्कुल फर्स्ट लेयर, इसको हम लोग कहते हैं, ये लेयर जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है जी, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर जब जाते हैं दूसरी लेयर में, तो जो दूसरी लेयर होती है इसको आप कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसी स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, हमने कहा कि इसी समताप मंडल में हमने आपसे कहा कि यहाँ पर क्या है? ओजोन है। कौन सी गैस है? ओजोन है। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये ओजोन बनता कैसे? तो देखो, ओजोन बनेगा कैसे? ओजोन के बनने की प्रक्रिया क्या है भाई? O2 प्लस O, O2 प्लस O, दिस गिव्स O3। जो ये वाला ऑक्सीजन है, इसको हम लोग नाम देते हैं भैया ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है, अभी अभी ये जन्म लिया है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ अर्थ सरफेस से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर, 19 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये O बन रहा होगा वहां पर कहीं ना कहीं से। एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री? एन एटम कैन नेवर फ्रीली एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। नेचर में कभी भी कोई परमाणु फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट देन नोबल गैसेस। यही तो पढ़ा होगा। हमेशा कौन एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल।
तो अकेले O नहीं मिल सकता है, जब भी मिलेगा तो O2 के फॉर्म में मिलेगा, O3 के फॉर्म में मिलेगा, H2O के फॉर्म में मिलेगा, CO2 के फॉर्म में मिलेगा, मतलब वो किसी न किसी के साथ क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। एटम कैन नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर फ्रीली, यस या नो, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने भाई। H अकेले नहीं मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा, N अकेले नहीं मिलेगा, N2 के फॉर्म में मिलेगा, यस या नो। तो आप ये बताओ कि यहां से 19 किलोमीटर ऊपर, यानी अर्थ सरफेस से 19, 20, 25, 30 किलोमीटर ऊपर हम जा रहे हैं, तो वहां पर ये ऑक्सीजन कैसे पैदा हो रहा है भाई, ये कैसे मिलेगा हमें? इसके मिलने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि O2 मॉलिक्यूल को हम क्या दें, एनर्जी दें, और इस एनर्जी को लेकर के अपने आप को ब्रेक कर ले किसमें, दो अलग अलग नेसेंट ऑक्सीजन में। मेरी बात समझ रहे हो? एक O2 टूटेगा तो कितने O बनेंगे, 2 बनेंगे, और फर्दर इसमें से एक और रिएक्ट कर जाएगा दूसरे वाले O2 के साथ और क्या बना लेगा, O3। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहां से 19, 20, 30 किलोमीटर ऊपर इनको एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? तो इनको एनर्जी देने का काम कर रहा है यूवी रेज। कौन? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इधर से मान लीजिए यूवी रेज आ रही हैं, इधर से यूवी रेज आ रही हैं, इस लेयर में उन्होंने ओजोन का निर्माण किया। क्या किया? ओजोन का निर्माण किया, फॉर्म किया ओजोन को। हाउ? बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस। समझ आ रही बात ना? मतलब कि यहां पर जो ऑक्सीजन था उसको ब्रेक करके उसने क्या बनाया, O3 बना दिया। ये क्लियर हो रहा है? लेकिन जब आप अपनी एनर्जी किसी को दे देंगे तो आपकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? बताओ, आपकी एनर्जी आपने कहीं दे दिया तो आपकी एनर्जी कम हुई कि बढ़ी? कम हुई। तो जब ये यहां से आगे बढ़ती हैं, ये रेज इधर से आगे बढ़ती हैं, इस प्रकार से ओजोन का निर्माण करते हुए जब इससे आगे बढ़ती हैं, तो अब ये यूवी की जगह पर क्या हो चुकी रहती हैं, IR हो चुकी रहती हैं। मेरी बात को समझिएगा क्या मैंने बोला। यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, ध्यान से समझना, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज, बताइएगा समझ में ना आए तो, जो यूवी रेज था वो ओजोन लेयर से पास हुआ और ये किरणें पास होने के बाद कन्वर्ट हो गई इंफ्रारेड में। किसमें कन्वर्ट हो गई? इंफ्रारेड में। इसी को साधारण भाषा में कहा गया कि ओजोन परत ने इनको अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि एब्जॉर्प्शन रियल में नहीं होता है, कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जन। और कहा गया कि अब जरा समझाइएगा कि यूवी रेज पासेस थ्रू ओजोन लेयर एंड नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू इंफ्रारेड। तो जरा सोच के बताना कि ओजोन लेयर से पास होने के बाद यूवी रेज का वेवलेंथ कम हुआ कि बढ़ा? व्हाट अबाउट वेवलेंथ? वेवलेंथ कम हुआ कि बढ़ा, ये जानना चाहता हूं। एनर्जी तो कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट वेवलेंथ? वेवलेंथ बढ़ गया, क्योंकि इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या हो गया है, ज्यादा है ना। किससे? बताइए, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, मोर देन यूवी ना, हाँ या ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जब ओजोन लेयर से गुजरती हैं, पास हो जाती हैं, तब उसके बाद उनका वेवलेंथ, लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन आप लिखिएगा। जब ये यूवी रेज यहां से पास करके यहां आ रही हैं, ओजोन लेयर से जब ये पास कर जा रही हैं, तो उस समय आप बताओ, उस समय इनका वेवलेंथ क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज कर गया। किसमें कन्वर्ट हो गई? इंफ्रारेड में। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बनने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर यूवी रेज आर हेल्पफुल, तो ये बात आपको सही लग रही है कि गलत लग रही है? यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। इज देयर एनी डाउट? यानी कि ऐसा क्यों पॉसिबल है? यदि अपनी एनर्जी ना देती तो O2 O3 में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बताओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है भैया? अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि ओजोन वहां बना करके पर्टिकुलरली रखा नहीं गया है, वो नेचुरल रिएक्शन से लगातार बन रहा है। ठीक है जी? अब ध्यान से समझिएगा कि आप बनाने पर लगे हो, हम यहाँ अर्थ सरफेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ रहे हैं जो यहां तक पहुंचेगा और वो तोड़ेगा ओजोन को। बनाने की जो गति है, यदि उससे ज्यादा गति तोड़ने की कर दी जाए तो ओजोन लेयर मोटा होने लगेगा कि पतला होने लगेगा? पतला होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या कहते हैं उसको? डिप्लीशन। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन लेयर को बनाने के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार हैं? आंसर आप करेंगे यूवी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेता है? अगेन आंसर क्या होगा?
यूवी। ठीक है, यहां तक क्लियर, नोट करिए। पढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो बने आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत क्लियरली। अब एक बात बताते हैं, ये जो ट्रोपोस्फेरिक जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है ना, ये अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा कार्य क्या कर रहा है कि हमें बचा ले रहा है इसके हार्मफुल इफेक्ट से, तो इसीलिए इसको हम लोग गुड ओजोन भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, इसको क्या कहते हैं, गुड ओजोन है। और जो नीचे यहां पर बनेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में ट्रोपोस्फियर में, वो बैड ओजोन होगा, वो हमारे लिए खराब काम करेगा। ठीक है, तो यूवी रेज के बारे में इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जितना मैंने समझाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले रेज की तरफ। तो यूवी के बाद कौन आता है भाई, यूवी के बाद आता है विजिबल लाइट। क्या आता है, विजिबल लाइट। स्पेक्ट्रम को देखिए, विजिबल लाइट आता है। विजिबल लाइट की हिंदी क्या होगी, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जो खूबसूरत आंखें हैं वो इसी प्रकाश को देख पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको अल्फा बीटा गामा कुछ दिखाई तो देता नहीं कभी, यूवी वगैरह की दिखता है कभी, नहीं दिखता है ना। कैमरे बेस्ड ऑन जनरली आईआर पर काम करते हैं, नाइट विजन डिवाइसेस में बात करते हैं उस पर। थर्मल इमेजिंग कैमरे होते हैं, आईआर पर वर्क करते हैं। देखिए, तो विजुअल लाइट में आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो इसकी वेवलेंथ रेंज है, क्वेश्चन यहीं पर बनेगा, वेवलेंथ रेंज, यानी कि जो इसका वेवलेंथ है, आपकी जो आंखें हैं वो कितनी देख पाएंगी। तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, कभी कभी बुक वगैरह में अलग अलग किताबों में अलग टीचर के नोट्स में कहीं पर ये 365 395 लिखा हुआ है, ये 695 लिखा है। तो जो मोस्ट क्लोज मिले आपको किसके, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का, वो ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। अर्थात आपकी आंखें इसी को देख सकती हैं। ठीक है जी, 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10 होते हैं ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो आपकी जो आंखें हैं वो किसको देख सकती हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक को देख सकती हैं। ठीक है, बातें मेरी समझ रहे हैं। अब देखो, पहले आप ये दो शब्द समझिए। एक शब्द है जिसको आप कहते हैं सुटेबल, सुटेबल, सुटेबल की हिंदी होती है सुग्राही। क्या होता है भैया, सुग्राही। और एक शब्द है जिसको आप कहते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव, जिसे आप कहते हैं संवेदी। ठीक है जी, गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं बड़े शानदार। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेव इज मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन आई। यानी कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र है, इसके लिए इसमें से कौन सी ऐसी वेव है जो सबसे अधिक सुटेबल है। ठीक है भैया, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए हमने दे दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया 7000 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ पर, इसके बाद हमने दे दिया 6500 एंगस्ट्रॉम, और इसके बाद हमने दे दिया 5500 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको समझिएगा। कह रहा है कि जब आप इन 4 रेडिएशंस को देख रहे हैं तो आपकी आंखें किसको देखने में सबसे ज्यादा आराम महसूस करेंगी, किसको देखने में सबसे ज्यादा आराम महसूस करेंगी। आंसर क्या होगा, हाँ बताइए। देखिए, ना तो हमारी आंखें मिनिमम को देखने में बहुत ज्यादा आराम महसूस करेंगी, ना ही मैक्सिमम को। हमारी आंखें जो आराम महसूस करेंगी वो कोई बीच का रेंज हमें मिल जाए। तो 4000 और 7000 का यदि हम एवरेज बात करें तो क्या होगा, हम्म आपको परफेक्ट एवरेज मिल रहा है
5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास 4 रंग हैं, एक रंग है लाल, दूसरा रंग है मान लीजिए पीला, तीसरा रंग है नीला और चौथा रंग है हरा, इनमें से कौन से रंग को आपकी आंखें बहुत आराम से देखेंगी? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट कलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन आई, मतलब आंखों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आंखों की कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्या आंसर होगा? हरा। क्या आंसर होगा? हरा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? हरे रंग को आपकी आंखें सबसे आसानी से देखती हैं, आंखों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो रहा पॉइंट ये? इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि यदि फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग में आप सुबह सुबह ग्रीनरी देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आंखें वर्क उस समय बहुत कम करती हैं। तो आप लोग कल से फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग में पार्क में जाइए, सनलाइट लीजिए, विटामिन डी बढ़ाइए और ग्रीनरी देखिए, हरियाली देखिए, आंखों की रोशनी बढ़ाइए। हाँ, सो के उठने के 1 घंटे बाद तक फोन तो छूना ही नहीं है। जिसने सो करके उठने के बाद 1 घंटे तक फोन नहीं छुआ जिंदगी में, समझिए को कुछ सही रास्ते पर चल रहा है। यदि आप सो के उठते ही फोन हाथ में ले रहे हैं, इसका मतलब है कि गए आप, अब आप फोन में उलझे रहेंगे दिन भर। आजकल ज्यादातर लोगों की आदत क्या हो गई है कि सो रहे हैं और पता चल रहा है कि अलार्म से जग रहे हैं फोन के, और अलार्म बंद करके सीधे फोन का स्क्रीन ऑन करके अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाना सवेरे सवेरे। हो रहा है ना ऐसा? बहुत सारे लोग तो खोज रहे हैं कि देखें कोई मैसेज आया है कि नहीं आया रात में। इतनी फुर्सत किसके पास है कि रात भर आपको मैसेज करेगा? भाई कोई मतलब है? ऐसे ऐसी चीजों से बचना है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, हाँ? तो ये बताओ कि आंखों को कौन सा रंग देखने में सबसे अधिक आराम मिलेगा? हरा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दे कि ये बताइए कि ह्यूमन आई किस रंग के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव है, मतलब कि भीड़ में कई सारे रंग आपको दिखें तो सबसे पहले आपकी आंखें कौन से रंग को नोटिस करेंगी? मोस्ट सेंसिटिव कलर, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट सेंसिटिव कलर फॉर ह्यूमन आई, ये क्वेश्चन है। मानव नेत्र के लिए सर्वाधिक संवेदी रंग कौन सा है? इतनी इंग्लिश चल जाएगी ना? बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा? अच्छा एक काम करो, बोर्ड पर जितना भी मैटर लिखा हुआ है, आपको नहीं लग रहा है कि येलो कलर ज्यादा आसानी से विजिबल हो जा रहा है? 100 लोगों की भीड़ में एक आदमी पीले कलर का हेलमेट लगा खड़ा हो, सबसे पहले दिखेगा आपको, हाँ या ना? एक मूवी आई थी वो पीके, देखा आप लोगों ने? उसमें पूछा भाई ये बताओ तुम भगवान को खोज रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन ये पीला हेलमेट लगा के क्यों खोज रहे हो? तो कहा ताकि भगवान हमको आसानी से देख ले। सारे स्कूल बसेस पीले कलर में पेंट हैं, जो डाइवर्जन बोर्ड सड़कों पे लगे हैं पीले कलर में पेंट्स हैं, ताकि आप आसानी से उसको देख पाए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर ना? गुड। तो मोस्ट सेंसिटिव कलर पीला और मोस्ट सुटेबल कलर हरा, और सबसे दूर तक दिखने वाला कलर रेड होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। बात करते हैं अभी, इतनी बातें इस पर क्लियर हैं? क्वेश्चन भी इसी में पूछा जाएगा, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूवी हो गया, विजिबल हो गया, अब बात करेंगे हम लोग आईआर पर, इंफ्रारेड रेडिएशन पर, कि उसका क्या जरूरत है। चलिए समझते हैं। देखिए आगे बढ़ा जाए ना। किसकी बात कर रहे हैं? आईआर की। आईआर को आप क्या कहते हैं? इंफ्रा रेड रेज, इंफ्रारेड रेज हम इसे कह सकते हैं अवरक्त किरणें। अच्छा एक कॉमन सेंस जरा लगा करके मुझे बताइएगा कि मैं आप लोगों से यदि ये कहूं कि अवरक्त किरणों का वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज आर हायर देन 7000 एंगस्ट्रॉम, प्रश्न को समझिएगा, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज आर हायर देन 7000 एंगस्ट्रॉम,
तो स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा? सही होगा, क्योंकि इंफ्रारेड का वेवलेंथ किससे ज्यादा है? विजिबल से ज्यादा है, और विजिबल की लास्ट रेंज हमने क्या बताई? 7000, तो उससे ज्यादा होगा। क्लियर हो पॉइंट ना? गुड। इंफ्रारेड रेज पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सबसे पहले सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि भैया जो नाइट विजन डिवाइसेस होते हैं, नाइट विजन डिवाइस समझते हैं आप लोग? रात्रि में देखने वाले उपकरण, नाइट विजन डिवाइसेस, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरे हैं, नाइट विजन डिवाइसेस बनाने में इनका प्रयोग होता है। सबसे पहला काम, जैसे रात के अंधेरे में जो कैमरे देख सकते हैं, उन कैमरों का जो बेस होता है वो क्या होता है? इंफ्रारेड। जैसे बॉम्बिंग होती है, रात के अंधेरे में आप बम ड्रॉप कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पर जाकर उसको गिरना है, तो उसको भी गाइड किससे करते हैं? इंफ्रारेड से करते हैं, ग्लाइड बम जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो होता है रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग का मतलब किसी रिमोट से जो आप ऑपरेट कर रहे हैं दूर से, है ना, एसी चला रहे हैं, टेलीविजन चला रहे हैं, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी? रिमोट सेंसिंग, नाइट विजन डिवाइसेस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि जो सोलर रेडिएशन है, सनलाइट में हीट है ना, हीट है, जो हीट है वो हीट बेसिकली इंफ्रारेड के कारण है, हीटिंग ड्यू टू सनलाइट। अब आपको समझाते हैं। हमने आपसे कहा था कि एनवायरनमेंट के अंदर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या पढ़ते हैं भैया? ग्रीन हाउस गैस। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है क्या करने की? एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड, इंफ्रारेड फ्रॉम सनलाइट। और इसी इंफ्रारेड के अंदर क्या है? हीट है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा एनवायरनमेंट में आप ग्रीन हाउस गैस फैलाओगे, वो एनवायरनमेंट में हीट को उतना ज्यादा क्या करेंगी? ट्रैप कर लेंगी और पर्यावरण को गर्म कर देंगी। फॉर द एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इंफ्रारेड पर एक तो सवाल इतने सारे बनते हैं। इसके अलावा भी यूज है, जैसे यदि आपने कभी देखा हो कि लोग कई बार वो करते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। टैटू देखा है? बताइए, हाँ या ना? टैटू बनवा लेते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी बनवा लेते हैं, जो जिसका मन हो भाई, बनवाने का मन है अपना अपना, है ना, जो लिखवा। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है, एक एक इंसान 8-8 टैटू बनवाया हुआ है, जिसकी जैसी इच्छा हो। कई बार लगता है कि नहीं, अब जो जिसके लिए बनवाए थे उससे हमारा वो लगाव नहीं है कि वो हमारे शरीर पर लिखा हो। ब्रेकअप हो गया, महाकाल से ब्रेकअप हो गया मान लीजिए, आप कह रहे हैं तो। हालांकि महाकाल से तो नहीं ब्रेकअप होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि शायद अब गलत लिखवा लिए थे। या मान लो आप, जैसे आप जिस एस्पेक्ट में कह रहे हैं कि किसी का नाम लिखवा लिया था लव वन का, और अब उससे ब्रेकअप हो गया। नहीं, लोग दिखाते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो क्या करते हैं? तुम्हारा नाम लिखवा लेंगे। हाथ पे नहीं लिखवाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग देख लेंगे। कहीं ऐसी छुपी जगह पर लिखवाएंगे जहाँ खाली हम ही देखें। हाँ, कोडिंग भाषा में लिखवा देंगे। अब मान लो अब हो गया ब्रेकअप, अब नहीं तुम्हारा नाम हटवाना है, तो क्या करेंगे? साबुन लेके धुलें तो हट जाएगा? नहीं हटेगा। फिर कैसे हटेगा बताओ? कैसे हटेगा? चमड़ी को काट दें तो वो तो पूरा सर्जरी हो जाएगी, एकदम से इन्फेक्शन भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? और दर्द भी होगा। तो लोग ये भी कहते हैं अरे सर, उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ है ही नहीं। ये भी होता है, वो तो दर्द ही बहुत अलग लेवल का है। तो इंफ्रारेड से आप उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, रिमूवल ऑफ टैटू। ठीक है, बाकी ठीक है, टैटूइंग इज गुड और बैड आई डोंट नो, बट होता है। क्यों नहीं? अच्छा है, बढ़िया है यार। किसी मतलब टैटू से एक पहचान आपकी बनती है, समझ रहे हैं आप? बहुत सारी बातें हैं। जिस जिस चीज को आप कैरी ऑन कर रहे हैं वो आपकी एक पहचान के रूप में स्टेब्लिश हो जाती है। होता है ऐसे, देखिए बहुत सारे लोग। इंडिया में थोड़ा कल्चर कम है टैटू का, अब बढ़ रहा है ना। यदि आप दुनिया के कई अलग अलग देशों को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी बॉडी पर ही टैटू बना डाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, तो सबका अपना अपना शौक है उस पर। हाँ, ठीक है। वैसे जो जो चीज आपके दिल को सुकून दे वो सब अच्छा है दुनिया में।
आपकी उस एक्टिविटी से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा है। कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ गाना है, गुनगुनाना है, आप गाइए गुनगुनाइए, बस दूसरे को तकलीफ ना हो। जैसे आप कह रहे हैं आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे। हाँ, क्रीम 4,000 का है तो मान लीजिए उससे उनको खुशी मिल रही है कि बढ़िया, हमें अच्छा लग रहा है, तो उनकी इकोनॉमी वो जानेंगे, उनकी उम्र वो जानेंगे, हमको क्या। आप सोच रहे हैं कि क्रीम ना मंगाते, गैस ही भरवा देते तो खाना बन जाता, तो ऐसा नहीं काम चलता है ना। इंफ्रारेड रेज, नाइट विजन डिवाइसेस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, हीटिंग ड्यू टू सनलाइट हो गया, रिमूवल ऑफ टैटूइंग हो गया, ये सब बेसिक यूजेज हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो बेसिकली नाइट विजन डिवाइसेस पर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग भी पूछा जाएगा। माइक्रोवेव पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं भैया, माइक्रोवेव पर, सूक्ष्म तरंगों पर बात करते हैं। माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगों में देखिए आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनका यूज कहाँ करते हैं। तो एक तो आपको बता दें कि इनका यूज जो होता है, यूज इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, ये बताइए कभी आप लोगों ने माइक्रोवेव ओवन यूज किया है? किया ही होगा। मान लीजिए कि आप माइक्रोवेव ओवन में कुछ रखते हैं गर्म करने के लिए, क्या रखे हैं बताओ? मैगी रख दिया, कुछ भी रख दिया। आप वहां से निकालते तो आप नोटिस करते हैं कि जिस बर्तन में आपने उसको रखा था वो गर्म नहीं हुआ है, जबकि आपका खाने वाला आइटम इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि आप खा नहीं पा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में ये, कि माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ समोसा अत्यधिक गर्म हो जाता है जबकि प्लेट गर्म नहीं होती है। कारण बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा कि माइक्रोवेव ओवन में एक ट्यूब लगी होती है जिसका नाम होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या होता है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। इस ट्यूब से माइक्रोवेव जनरेट होती हैं, और जो माइक्रोवेव होती हैं, ये माइक्रोवेव कैसे गर्म करती हैं? माइक्रोवेव कैन हीट ओनली टू द पोलर मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी समझिए, पोलर मॉलिक्यूल। ये सूक्ष्म तरंगें केवल ध्रुवीय अणुओं को गर्म करेंगी, केवल ध्रुवीय अणुओं को गर्म करती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को। एग्जाम्पल लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो प्लस माइनस पोल बने। H2 इज द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट या शुगर? H2O इज केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर? क्या है? पानी का है, वाटर का है, ठीक है। अच्छा, खाने पीने वाला कोई भी आइटम, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखिए। H2O वाटर होता है, क्लियर है। कैसे बनता है? H और OH। H कैसा नेचर कैसा है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का नेचर है पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस दो पोल बने, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो जैसे ही इस पर IR हीट, माइक्रोवेव हीट करेंगी, ये वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेशन के कारण हीट जनरेट होगा और गर्म होने लगेंगे। ये गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, खाने पीने वाला कोई भी सामान, समोसा ले लो, पैटीज ले लो, मैगी ले लो, रोटी, दाल, चावल, गुलाब जामुन, व्हाटएवर, बिना पानी के बना हुआ है, सब में क्या है? मॉइस्चर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है? वो गर्म हो जा रहा है, जबकि जो बर्तन है वो नॉन पोलर है। बर्तन क्या है? नॉन पोलर है। बात समझ में आई? वो गर्म नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, दूसरा जो माइक्रोवेव है, ये तो इनका पहला यूज है। दूसरा यूज हमने कहा कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये वो मूवी आई थी, बताते हैं, हाँ, रोबोट देखा था, यूज इन रोबोट, दूसरी वाली, हाँ, रोबोट 2। देखा आप लोगों ने? तो उसमें क्या दिखाया गया है कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से एनवायरनमेंट को खतरा है, समझ रहे हैं आप?
लेकिन माना जाता है कि जो टावर टू टावर ट्रांसमिशन होता है बेसिकली वो होता है माइक्रोवेव में, और टावर से आपके सेलफोन पर जो रेडिएशन दे रहे हैं वो रेडियो वेव में दे रहे हैं, क्योंकि रेडियो वेव बहुत कम हार्मफुल हमारे लिए, नहीं के बराबर है। ठीक है, पूरी बातें समझ में आ रही है? हाँ ना, बताइए, क्लियर ना? लास्ट एक बचा हुआ आपके पास, कौन सा लास्ट बचा हुआ आपके पास? रेडियो वेव। क्या बचा हुआ भैया? रेडियो वेव। यूवी से चल करके हम बात करना आपसे शुरू किए हैं, अब रेडियो तरंगों तक बात कर रहे हैं। रेडियो तरंगों में देखिए, रेडियो तरंग, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है कि दीज आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि बेतार संचार में इन किरणों का प्रयोग होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन जो आप देखते हैं पुलिस वाले यूज करते हैं, मिलिट्री में लोग यूज करते हैं, बहुत जगहों पर ना, इवन मोबाइल सेल फोन भी जो आप यूज कर रहे हैं वायरलेस तरीके से, उसमें रेडियो वेव का यूज हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा ये समझिएगा कि कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ जहाँ बैठे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से किसी ने वायरलेस पर सूचना दी गोमती नगर एरिया में या कहीं और दिया, तो यहाँ से आप बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मैच करा के, वहां पर वो रिसीव कर रहा है। ये हो कैसे रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि देखिए ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से यहाँ पर खड़े होकर मान लो आपने कोई सूचना भेजना है और यहाँ उसको रिसीव कराना है, ठीक है जी। तो अर्थ सरफेस का जो लेयर है ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, इसी से ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर एक आयनोस्फीयर है। क्या है? आयनोस्फीयर है, जिसे हम हिंदी में आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आयन मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी से रेडियो वेव जाएंगी और आयन मंडल से टकराएंगी। ये रेडियो वेव गई और आयन मंडल से टकराई और फिर यहां से आकर के ये क्या हो रही हैं? सुनाई दे रही हैं, रिसीव हो रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रेडियो वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम विच स्फीयर ड्यूरिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन। जब वायरलेस कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो रेडियो तरंगे कहां से रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं? आप आंसर क्या करोगे? रेडियो वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम बताइए, आयनोस्फीयर ड्यूरिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के दौरान रेडियो तरंगे कहां से टकरा करके आती हैं? आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से। ठीक है भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ये बताओ विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी, है ना? वर्ल्ड रेडियो डे ये आप मनाते हैं 13 फेब, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी संचार माध्यम का कवरेज है तो वो रेडियो का है। खराब से खराब मौसम में भी रेडियो आपको अपनी सेवाएं दे रहा होता है, दूर से दूर गांव तक भी आपको सेवाएं रेडियो की मिल रही होती हैं। इसीलिए देखिए, जब मन की बात किया बड़े साहब ने, मोदी जी ने, अच्छा कम ध्यान देते हैं, मन की बात एक कार्यक्रम आया ना, तो मन की बात टेलीविजन पर उन्होंने शुरू किया, दूरदर्शन पर या आकाशवाणी पर? आकाशवाणी पर, क्योंकि गांव गांव तक, जहां दूर दूर तक कुछ भी संचार माध्यम नहीं है, वहां तक पहुंचे रेडियो। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है भैया। आइए, रेडियो वेव हो गया। तो यहां तक कुछ किसी को समस्या किसी भी प्रकार का? एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिए, जितना आपने पढ़ा है रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि यह एक पार्ट था जिसको हम कह रहे थे जनरल स्पेक्ट्रम वाला पार्ट आपने पूरा कवर कर लिया, जो आपके एग्जाम में सवाल आएगा। इसके बाद लाइट का वो पार्ट आप डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग डेली लाइफ में एप्लीकेशन पर बात करते हैं कि डेली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जैसे करने का मतलब क्या है कि डिस्पर्सन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उसको इसके बाद वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बताओ कभी आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा है? रेड वाला, रेड वाला देखा है? मान लीजिए कोई आपको लाल कलर का गुलाब ले आकर गिफ्ट करे, कुछ भी कह के कि मतलब हाय हेलो फूल दे, और आपने
चश्मा पहन रखा है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर मतलब चश्मे का फ्रेम नहीं ग्रीन है, चश्मे की ग्लास जो है वो ग्रीन है, तो आपको जो गुलाब दिखाई देगा वो रेड नहीं दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? होगा ना ऐसा? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि सड़कों पे चल रहे हैं, बरसात का मौसम है, कुछ थोड़ा बहुत पानी है और वहीं पर कोई तेल की बूंदें आकर के गिर गई हैं, पेट्रोल डीजल की, और हल्की सी सनलाइट आ रही है, तो पूरा आपको कई सारे कलर दिखाई दे रहे हैं वहां पे। ये लाइट का कौन सा फिनोमिनन है, कौन सी घटना है लाइट की जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आप, स्कैटरिंग नहीं है, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो इसके बाद वाले लेक्चर में यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है? अभी मुझे जो डाउट हो आप लोग बताइए।